वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं प्रभात शर्मा के नए यूट्यूब चैनल पर, प्रभात शर्मा क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर अब ख़त्म ही होने आ रहा है, तो लास्ट स्टेप जो है हमारी वो क्वेश्चन आंसर्स वाली होती है। आइए ज़रा उनको ख़त्म करते हैं। ये साइड में जो बॉक्स दे रखा है येलो कलर का बॉक्स, सबसे पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। जैसे कि मैंने क्लासेस में भी बताया बीच में कि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस जो था स्टूडेंट्स, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आज से करीब 12,000 साल पहले से ये सारा प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। डोमेस्टिकेशन, ये एनिमल्स का पालना, उनका केयर करना, ये सारा। सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। सेटलमेंट यानी कि जब लोगों को रहने के लिए एक ठिकाना मिल गया, लोग बसने लग गए, तो मेहरगढ़ में आज से करीब 8,000 साल पहले अगर हम बोलें तो 2,000 साल अभी के और बचे हुए बैक के 6,000 ईयर्स। तो आज से करीब हम कहें कि आज से करीब 8,000 साल पहले लोग बसना स्टार्ट हो गए थे मेहरगढ़, जो कि हमने प्लेस पढ़ी थी। कहाँ थी हमारी? पाकिस्तान में है। वेरी गुड। तो पाकिस्तान में हमने प्लेस पढ़ी थी, वहाँ पे जाके लोग सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज़ वहाँ पे भी हमें क्या है, न्यूलिथिक एज के एग्रीकल्चरल कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हमें। ठीक, तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वाई डू पीपल who grow crops have to stay in the same place for a long time। सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि जो लोग खेती करते थे, प्लांट को उगाते थे, प्लांटेशन का काम करते थे, उनको लंबे समय तक एक ही टाइम पर क्यों रहना पड़ता था, एक ही प्लेस पर क्यों रहना पड़ता था लंबे टाइम तक। आइए इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट आंसर है हमारा, पीपल हु ग्रो क्रॉप हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज लोगों को अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, अपनी फसलों को ग्रो करने के लिए प्लांट्स को सेम प्लेस पर इसलिए रहना पड़ता था लंबे टाइम तक, क्योंकि बिकॉज द फील्ड्स हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर। लोगों को जब वो क्रॉप्स कर रहे थे तो लोगों को जो देखा बारी जो हम करते हैं, केयर करना प्लांट्स की, वो सारा काम करना पड़ता था। और जैसे मैंने चैप्टर में बताया, तो वो लोग क्या क्या करते थे काम, द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एंड द प्लांट्स हैड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को लोग पानी का देने का काम करते थे, क्योंकि जब हम पौधा उगाते थे उसको पानी भी देते हैं, फर्टिलाइज़र भी देते हैं, है ना, साफ़ सफाई करते हैं, उससे कोई बीमारी ना हो जाए तो उसकी देखभाल करते हैं प्लांट की। तो ऐसे ये सब लोग करते थे उस टाइम पर, और प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते थे उन एनिमल्स और बर्ड से जो नुकसान ना पहुंचा सकें, क्योंकि उन्हें खा जाते थे, उनसे नुकसान ना हो हमारी क्रॉप का, हमारे प्लांट्स को। इसीलिए लोग उन्हें उनकी केयर करते थे और उन एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते थे जो हमने प्रीडेटर्स जो पढ़े थे, जो जंगलों में आते आते जंगली जानवर। सो दे कुड हैव टू ग्रो एंड द सीड्स वुड राइपन। वो जब तक उन प्लांट्स को ग्रो करते थे, जब तक उस सेम प्लेस पर रहते थे, जब तक क्या है वो प्लांट्स पक नहीं जाते, उनकी फसल जो है वो पक नहीं जाती, क्योंकि जब फसल पक जाती है तभी इंसान उसका यूज़ करना स्टार्ट करता है, उसमें से उसे सीड्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंसान जब तक उस प्लेस पर रहता था, जब तक क्या है वो क्रॉप को, अपने प्लांट्स को अच्छी तरीके से नहीं उगा लेता, जब तक वो पक नहीं जाते, राइपन नहीं हो जाते। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है, लुक एट द टेबल ऑन पेज नंबर 25। इफ़ नीनो वांटेड टू ईट राइस, विच आर द प्लेसेस शी शुड हैव विजिटेड। अब एक टेबल जो मैंने बनवाई थी क्लास में, उसी टेबल पे नज़र मारनी है हम स्टूडेंट में, वो देखना है अगर नीनो को राइस खाने हैं, चावल खाने हैं, तो उसे कौन सी जगह पर घूमना पड़ेगा, कौन सी जगह उसे विज़िट करनी पड़ेगी अगर नीनो को चावल खाने हैं तो। आइए उस टेबल को ज़रा देखते हैं स्टूडेंट, ये मैंने इम्पोर्टेंट टेबल बनवाई थी क्लास में। आइए अब ज़रा इसमें अच्छे बच्चे ढूंढ ही सकते हैं कि राइस कहाँ पर है, तो उसी जगह से ही हमें क्या है राइस के एविडेंसेस देखने को मिले। तो सेकंड प्लेस पर दिखाई दे रहा होगा आपको राइस एंड फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स।
तो ये राइस जो है हमारी कोल्डिवा में मिली थी। कोल्डिवा जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हमें राइस देखने को मिली है। और दूसरी नेक्स्ट जो है राइस केटल, ये राइस हमें महागरा में भी देखने को मिली है, वो भी उत्तर प्रदेश में जगह है। ये दोनों जगह कोल्डिवा और महागरा दोनों पास पास में ही जगह हैं। आइए देखते हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं, फिर पता करते हैं कि हमें आंसर में क्या लिखना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि कोल्डिवा और महागरा उत्तर प्रदेश भीमबेटका से राइट साइड में ऊपर, ये दोनों ही आपस में जो ब्लू स्क्वायर जो बने हुए हैं, बस यही वो दो प्लेसेस हैं आपस में, देखो पास पास हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पे राइस के कुछ एविडेंसेस देखने को मिले। तो उस नीनो को राइस खाने के लिए उसे कौन कौन से प्लेस पे विज़िट करना पड़ेगा? कोल्डिवा एंड महागरा, जो कि कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। स्टूडेंट, आइए इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट, आपको जो ये आंसर लिखा हुआ है 2, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से दे रखा है। हमें उस टेबल से पता लगाना है उस टेबल में क्या था। तो हमने उस टेबल में देखा कि कोल्डिवा और महागरा में है। ये आज के टाइम से बोल रखा है राइस कहाँ पे जाने पड़ेंगे खाने के लिए नीनो को, बट हमें जो आंसर है वो पुरानी मेथड से देना पड़ेगा, जो अर्ली मैन के टाइम पे जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें मिले थे उनके हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना आंसर चेंज करेंगे। स्टूडेंट, इस आंसर को नहीं लिखेंगे बच्चे, हम अपना आंसर लिखेंगे इफ़ नीनू वांटेड टू ईट राइस। अगर नीनू को राइस खाना है तो शी शुड हैव टू गो महागरा एंड कोल्डिवा टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आंसर होगा। सारी चीज़ सेम रहेगी, यहाँ पर बस जगह आ जाएंगी दो, कोल्डिवा एंड महागरा, और स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या आ जाएगा? टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स। स्टूडेंट, सबसे पहले इस आर्कोलॉजिस्ट का मतलब समझते हैं, ये है क्या है। स्टूडेंट, आर्कोलॉजिस्ट जो एक इंसान होता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एविडेंसेस के बेसिस पर उसे सबूत मिलते हैं। बिकॉज हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सभी एविडेंसेस के बेस्ड पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एक ऐसा इंसान है जो इंक्वायरी करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है क्या ये चीज़ सही है, जो हमें सबूत मिले हैं, तो वो इंसान को हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। इतिहासकार हम कह सकते हैं एक तरीके से, उसी का ही पार्ट होता है। तो ये सवाल क्या बोल रहा है, आर्कोलॉजिस्ट ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो लोग मेहरगढ़ में रहते थे पहले हंटर्स की फॉर्म में, धीरे धीरे उनके साथ हर्डिंग भी आई, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो हर्डिंग का भी काम स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन का। तो बाद में इनका हर्डिंग का काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया? पहले तो वो लोग हंटिंग गैदरिंग हंटर्स थे, मेहरगढ़ में रहते थे, तो वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया न्यूलिथिक एज वाला एग्रीकल्चर का टाइम, जब वो क्या बनने स्टार्ट हो गए, हर्डर्स, फार्मर्स जब बनने स्टार्ट हो गए, तो इतना इम्पोर्टेंट काम क्यों हो गया? आइए ज़रा इसका हम आंसर देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट, आर्कोलॉजिस्ट अब क्या सोचते हैं ज़रा देखते हैं। मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स, जो ज़्यादातर जो लोग थे मेहरगढ़ में जो रहते थे वो हंटर्स थे, हमारे शिकारी। बिकॉज दे हैव फाउंड बोन्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम अर्लीस्ट लेवल, उन्होंने बहुत सारे उन्हें बोन्स मिले एज एविडेंस की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है वो दो फॉर्म में हमारे अर्ली ह्यूमन को मिले थे आर्कोलॉजिस्ट को, जो कि पहले प्लांट की फॉर्म में मिले थे और दूसरे एनिमल्स की फॉर्म में। प्लांट से हमें बर्नड ग्रेन्स मिले थे, जले हुए अनाज के दाने, और एनिमल्स की जो बोन्स मिली थी, अलग अलग एनिमल्स की बोन। आइए अब ज़रा उस चार्ट को समझ लेते हैं, वो क्या हमें बोलता है। सबसे पहले जो हमें मिला था, हम डायग्राम से समझ लेते हैं इस चीज़ को। ये हमने चैप्टर में भी डायग्राम पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमने खुदाई करना स्टार्ट की थी, सबसे पहली लेयर, क्योंकि वहाँ की जो ढलान वाला एरिया है, मिट्टी वहाँ के में ऐसी देखने को मिलती है, फर्टाइल है,
तो सबसे पहले जो खुदाई करी, इसमें लेवल्स बने हुए स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने फर्स्ट लेवल की खुदाई करी थी तो सबसे पहले हमें शीप और डियर की बोन्स मिली थी। यानी कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें पिग की और डियर की बोन मिली थी, यानी कि हम हिरन की और सूअर की बोन्स हमें देखने को मिली थी। सेकंड लेवल पर अगर हम खुदाई करते हुए पहुँचे तो हमें किसकी बोन्स देखने को मिली? हमें शीप की बोन्स देखने को मिली, भेड़ की बोन्स हमें देखने को मिली। और थर्ड में हमें जो है गोट की बोन्स देखने को मिली, जो हम थर्ड लेवल तक पहुँचे खुदाई करते करते। और लास्ट लेवल पे हमें और कैटल्स की बोन, क्योंकि सबसे पहले हमें डॉग पाला था, डॉग का डोमेस्टिकेशन किया था, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे बोन्स किसकी देखने को मिली होंगी? डॉग की। वेरी गुड। तो आपको इसी चार्ट से समझना है। सबसे पहली बोन्स हमें किसकी देखी हमने? डियर एंड पिग। सेकंड लेवल पे जब हमने खुदाई करी तो किसकी बोन मिली हमें? शीप की। थर्ड लेवल पे पहुँचे तो किसकी बोन्स हमें मिली? गोट। और फोर्थ लेवल पे जब हम खुदाई करके पहुँचे किसकी बोन्स मिली हमें? डॉग। आइए इसका आंसर ज़रा चेक करते हैं। अपना वहीं से ही सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं। Mehergad were hunters because they have found many bones of many kinds of animals and from the earliest level। शुरुआत से ही उन्हें क्या है? बोन्स देखने को मिली अलग अलग तरह तरह के जानवरों की। दिस इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवरों की थी, जैसे फॉर एग्जांपल डियर एंड पिग। हमने पहले बताया था सबसे पहले डियर और पिग की मिली थी, और बाद में खोदते गए तो उन्होंने क्या मिला? लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। उन्हें शीप और गोट की भी बोन्स मिली, और उसके बाद और खुदाई करते गए तो और कैटल्स की बोन, जो कि कॉमन थे हमारे डॉग वगैरह, इन सब की बोन्स हमें देखने को मिली। स्टूडेंट, सबसे पहले अब हमारा ये फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाला है। आइए उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हेल्लूर। हेल्लूर जगह पे क्या हमें मिलेट्स देखने को मिली थी? हमें जो एविडेंसेस जो मिले थे वो मिलेट्स के मिले थे। स्टूडेंट, अब हम मैच करते हैं ज़रा उस टेबल से, इसको देखते हैं। आपको स्टूडेंट पहले हेल्लूर जगह ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये सेकंड लास्ट में हमें जगह दिखाई दे गई हेल्लूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और उसके सामने हमें मिलेट दिखाई दे रहा है। तो आप पता ही लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। यानी कि मिलेट्स हमें वहाँ पर पाई गई हैं। हेल्लूर जगह पर मिलेट हमें देखने को मिली एज अ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आइए उसका आंसर मैच करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आंसर है। मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हेल्लूर, ट्रू, बिल्कुल सही आंसर हमारा। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, पीपल इन बुर्ज़होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। सवाल का कहने का मतलब ये है कि बुर्ज़होम में जो लोग थे क्या वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे? स्टूडेंट, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे घर पढ़े थे जिसके 4 खाने होते थे, 4 कमरे होते थे, ऐसे घर हमें देखने को मिले थे, और वो घर हम मेहरगढ़ में पढ़ रहे थे। आइए ज़रा उस डायग्राम को रिमाइंड करते हैं। मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है कि वो प्लेस जो है वो बुर्ज़होम नहीं है, वो कौन सी प्लेस है? मेहरगढ़ है। आइए इसका ज़रा हम देखते हैं डायग्राम से। जैसे कि स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल हम इसी हाउस की बात कर रहे हैं। 4 कंपार्टमेंट्स होते थे यहाँ पे, 4 खाने, इसी तरह के घर हमें पाए गए हैं। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अ हाउस इन मेहरगढ़, यानी कि ऐसे जो घर हैं जो कि हमें मेहरगढ़ में पाए गए हैं, और मेहरगढ़ जो है हमारा पाकिस्तान में है, तो ऐसे हाउसेस हमें मेहरगढ़ में मिले हैं देखने को। तो हमें क्वेश्चन में बुर्ज़होम बोल रहा था, तो उसका तो आंसर गलत ही होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वहाँ पे मेहरगढ़ की बात नहीं की जा रही थी। वहाँ पे जो बात की जा रही थी वो बुर्ज़होम की बात की जा रही थी, जो कि कश्मीर में है। आइए ज़रा हम उसका आंसर देखते हैं। पीपल इन बुर्ज़होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, फॉल्स, बिल्कुल गलत। हमने सही बोला था कि जो घर हैं वो मेहरगढ़ में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिरंद इज़ अ साइट इन कश्मीर। सवाल ये कह रहा है कि चिरंद जो लोकेशन साइट है हमारी न्यूलिथिक एज की, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसी स्टोन एज से स्टार्ट हुआ था, न्यूलिथिक से, तो चिरंद जो है वो क्या कश्मीर की जगह है? कश्मीर में लोकेशन साइट है। आइए स्टूडेंट इसको ज़रा हम मैप से समझते हैं।
स्टूडेंट, मैप आपके सामने विजिबल है। ऊपर जो कश्मीर है वहाँ पे हमें बुरज़हूम लोकेशन साइट देखने को मिली है। चिरंद नाम की कोई ऐसी साइट नहीं हमें देखने को मिली। हाँ, चिरंद है साइट, बट वो हमारी राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो बिहार का पार्ट है। चिरंद जो है वो बिहार में सिचुएटेड है। बिकॉज़ जब हम टेबल पढ़ रहे थे अपनी, तो हमने टेबल में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ही लोकेशन साइट थी, एक तो बुरज़हूम और दूसरी हमारी गुफकराल। आइए उस ज़रा टेबल से भी मैच कर लेते हैं। और चिरंद जो हमारे बिहार का पार्ट है। क्वेश्चन हमें गलत कह रहा है, वो ये बोल रहा है क्या वो कश्मीर का पार्ट है चिरंद? बिल्कुल गलत। चिरंद जो है वो बिहार का पार्ट है, तो उसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। आइए ज़रा हम इसको टेबल से और एक बार कंफर्म करते हैं। स्टूडेंट ज़रा देख सकते हैं, चिरंद जो है इन प्रेजेंट डे बिहार, यानी कि बिहार का पार्ट है चिरंद। और जो हमने गुफकराल और बुरज़हूम पढ़े थे वो हमारे कश्मीर के पार्ट हैं। बिल्कुल सही। ये टेबल हमें ये कंफर्म करके बताती है कि चिरंद जो है वो बिहार का पार्ट है, बिहार में सिचुएटेड है। तो उसका आंसर हमारा फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में हमें कश्मीर पूछ रखा है, कश्मीर बोल रखा है। तो चिरंद जो है बिहार का पार्ट है। उसका आंसर एक बार चेक करते हैं। चिरंद इज साइट इन कश्मीर, फॉल्स। बिल्कुल, हमारा सवाल का आंसर बिल्कुल सही है हमारा। इसका आंसर फॉल्स निकला। नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? ज़ेडाइट फाउंड इन डाउजली हेडिंग मे हैव बीन बॉट फ्रॉम चाइना। ज़ेडाइट जो स्टोन था, एक्चुअली ये प्रीशियस स्टोन मैंने बताया था, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। लोग इसका ट्रेड करते थे। और हम ट्रेड जो हमने स्टार्ट किया था, हम सबसे पहला कंट्री जिससे हम अवेयर हुए थे, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, फॉरेन कंट्री, वो हमारा चाइना ही था। उससे हमने ट्रेड अपना स्टार्ट किया था। तो जेडाइट स्टोन कैसा होता है ज़रा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। वो हमने ग्रीन कलर का स्टोन पढ़ा था स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपके सामने आने वाला है। स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही स्टोन मैंने उस दिन दिखाया था आपको, जब हम स्टडी कर रहे थे, हमारी क्लास चल रही थी। तो ये प्रीशियस स्टोन होता है, ये जेडाइट है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जिसका ट्रेड हमने जो हमारा जो ब्रह्मपुत्र वैली जो हमने पढ़ा था, डाउजली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली के पास है। ब्रह्मपुत्र वैली ऐसा एरिया है जिस जगह से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, नदी जाती है। उसी एरिया को यहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्र वैली बोला है। और उस एरिया का नाम जो है हमारा डाउजली हेडिंग है, क्योंकि यहीं से हमने इस प्रीशियस स्टोन का ट्रेड करना स्टार्ट किया था चाइना से। तो क्या वो चाइना से लाया गया था? इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ज़रा एक बार कंफर्म करते हैं। जेडाइट फाउंड इन डाउजली हेडिंग में बीन बॉट फ्रॉम चाइना, ट्रू। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? लिस्ट 3 ways in which the lives of the farmers and the herders would have been different from that of the herder and hunters and gatherers। सवाल हमसे ये बोल रहा है कि हमें ऐसे 3 रास्ते बताने हैं, ऐसे 3 मेथड बताने हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो फार्मर्स की जो लाइफ थी वो हंटर गैदरर से बिल्कुल अलग थी। एक टाइम हमारा ऐसा था नियोलिथिक एज वाला, क्योंकि सभी बच्चों को पता है पैलियोलिथिक एज जो थी हमारी ऐसी स्टोन एज थी जब हम बड़े स्टोन्स का यूज़ करते थे। और मीज़ोलिथिक एज ऐसी स्टोन आई जब हम छोटे स्टोन्स का, माइक्रो स्टोन्स आ गए थे हमारे लिए, छोटे स्टोन्स का यूज़ करते थे। उन्हीं स्टोन से हमने टूल्स बनाने भी स्टार्ट किए थे। और जो फायर का डिस्कवर जो हुआ था वो इसी एज पे हमारा हुआ था, मेसोलिथिक एज पर। नियोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोग उस टाइम पे जो उनकी लाइफ थी वो हंटर गैदरर्स वाली थी। लोग जंगलों में भटकते रहते थे और वो शिकार करते थे एनिमल्स का, खाते थे, अपना गुजारा चलाते थे। बट उनके हाउसेस वगैरह फिक्स नहीं थे। और अगर हम बात करें न्यूलिथिक एज पर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, लोगों का रहना हो गया, लोग खेती करने लग गए, एनिमल्स को पालने लग गए, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस जिसे बोला जाता है। तो आइए इनकी क्या लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, आइए वो 3 पॉइंट से हम पता करते हैं कौन से ऐसे 3 पॉइंट हैं।
स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो क्या है? हंटर्स एंड गैदरर्स कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाइल फार्मर्स एंड हर्डर्स ग्रो देयर फूड फ्रॉम देयर लिविंग प्लेस। जैसे कि मैंने बताया था, हंटर गैदर्स जो थे वो जंगलों में भटकते रहते थे, कहीं से भी उन्हें कच्चे फल मिल जाएं, उन्हें वेजिटेबल्स मिल जाएं, कच्चे लीव्स मिल जाएं या जड़ वाले फल मिल जाएं, रूट्स के जो होते थे वो भटकते रहते थे इन्हीं सब की खोज में। फूल पत्ते कहीं से भी मिल जाएं खाने के लिए। बट अगर हम फार्मर्स की बात करें और हर्डर्स की, उन्होंने क्या है अपना अरेंजमेंट करना सीख गए, क्योंकि एग्रीकल्चर का टाइम था, एग्रीकल्चर एज थी, तो उन्होंने उन्हीं चीज़ को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया अपने लैंड पर जहाँ पे वो रहते थे। तो अपनी ही लिविंग प्लेस पर उन्हें प्लांट्स को ग्रो करने लग गए, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया, पालना स्टार्ट किया हर्डर्स के फॉर्म में, क्योंकि वो एनिमल्स जो थे ग्रुप में रहते थे। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि हंटर्स एंड गैदरर्स डिड नॉट बिल्ड एनी परमानेंट हाउसेस। हंटर्स और गैदरर्स के कोई देखो उनका बसावट नहीं होती थी, परमानेंटली फिक्स प्लेस नहीं होती थी, बिकॉज वो मूव करते रहते थे, भटकते रहते थे खोज में, कहीं से भी कुछ खाने के लिए मिल जाए जंगलों में। तो उनके कोई परमानेंट हाउस नहीं होते थे, और वो ज़्यादातर अगर हम बात करें वो केव्स में रहते थे। दे लिव इन द केव्स वाइल फार्मर्स एंड हर्डर्स बिल्ड हट्स एंड हाउसेस। जो अगर हम बात करें हंटर गैदरर्स जो थे वो केव्स में रहते थे, और जो हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, वो अपने हट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। आइए जैसे कि हम देखते हैं ज़रा डायग्राम से, जो हमारे हंटर गैदरर्स थे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डायग्राम्स में ही दिख रहा है कि जो लोग थे ये सभी केव्स में, बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते थे, उसी के आसपास ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया करते थे। तो ये ऐसी ही प्लेसेस हैं, केव्स में वो लोग रहते थे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के टाइम पर। जैसे नियोलिथिक का टाइम आया, उन्होंने अपने हट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, हाउसिंग का काम स्टार्ट हो गया था उनका, झोंपड़ी बनानी स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि आपको ये डायग्राम से दिखाई दे रहा है, लोग हाउसिंग का काम कर रहे हैं, हट्स में रह रहे हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं। तो ये वाला टाइम हमें न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पर देखने को मिलता है, इस एज में, न्यूलिथिक एज में, क्योंकि इस टाइम पर लोग जो थे वो हट्स में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे। इन्होंने अपनी फ़िक्स प्लेस बना रखी थी, क्योंकि इसी जगह से ही क्या है वो अपने प्लांट्स की भी देखभाल करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, और एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन करते थे। जहाँ पर वो रहते थे उसी के आसपास ही अपने जंगल बना लिए, खेत बना लिए करते थे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स, हमारे अर्ली मैन जो हैं वो खेत पे काम करते दिखाई दे रहे हैं, और पीछे उनकी झोंपड़ी हैं। तो ये उसी जगह पर ही अपना बसना स्टार्ट कर देते, सेटल होना स्टार्ट कर देते, और अपना एनिमल्स को पालते थे, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस करते थे। खेतों में वो जुताई का काम करते थे। जैसे कि आपको इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारा, पुराने टाइम्स पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनती थी। तो ये पेंटिंग हमें ये भी बताती है कि जो लोग जो थे, हर्डर्स जो थे, फार्मर्स जो थे, वो इसी तरह ही डोमेस्टिकेशन करते थे। क्योंकि मैंने बताया था, हमने एनिमल्स को फार्मिंग में भी यूज़ किया था, हमें मिल्क भी मिलता था उनसे, मीट भी मिलता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी हमें एनिमल से, इसीलिए हमने इनका पालना स्टार्ट किया था। इसमें जो थर्ड पॉइंट जो दे रखा है बहुत ज़रूरी है, हंटर्स एंड गैदरर्स हैड नो रोल इन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाइल फार्मर्स एंड हर्डर्स प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। हंटर गैदरर्स, जैसे कि हमें पता है कि वो जंगलों में भटकते थे, मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी कि एनिमल्स को उन्हें प्रोटेक्ट करना है कि नहीं, या प्लांट्स को उन्हें प्रोटेक्ट करना थी, क्योंकि वो खेती तो करते नहीं थे, जंगलों में भटकते रहते थे खाने की, फूड की सर्च में। और फार्मर्स जो, हर्डर्स जो थे, वो प्रोटेक्ट करते थे अपने प्लांट्स को उन एनिमल्स से जो उसको नुकसान पहुंचाते थे क्रॉप को। तो फार्मर्स ने तो अपना एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था न्यूलिथिक स्टोन एज में। तो फार्मर्स, हर्डर्स जो थे वो एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते थे, कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन इन अ टेबल 25, जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें हमें उन सभी एनिमल्स की लिस्ट बनानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फॉर ईच वन डिस्क्राइब व्हाट दे मे हैव बीन यूज्ड फॉर, और उनका हमें यूज़ बताना है कि उन एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता था, हम उन एनिमल्स को किस किस चीज़ में इस्तेमाल करते थे। आइए ज़रा हम आंसर देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपके सामने टेबल विजिबल है तो हमें एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी बोन्स हमें मिली थी। उन एनिमल्स को हम कैसे यूज़ करते थे, तो पहले हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं। शीप, गोट, कैटल, ये फर्स्ट उसमें दे रखा है। उसके बाद हम कर चलते हैं, हमें 5th नंबर पे दिखाई दे रहा है डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, बुरज़ाहों में जो मिले थे। और उसके बाद हमें चिरंद में भी दिखाई दे रहा है बफेलो, ऑक्स, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। और हल्लूर में भी हमें शीप, गोट, पिग मिला है। और पयमपली जो कि आंध्र प्रदेश में है, उस जगह हमें कैटल, शीप, पिग देखने को मिला है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो अर्ली मैन है उसने इतने सारे एनिमल्स की खोज कर ली थी, बोन्स हमें देखने को मिले हैं उनकी, तो इन एनिमल्स का वो जाहिर सी बात है इस्तेमाल तो करता होगा। सवाल ये उठता है कि उनका इस्तेमाल किस तरह से करता था एनिमल्स का। जैसे कि सबसे पहले हमारे ऑक्स बने हुए हैं, बैल, उसके बाद हमारा डॉग बना हुआ है, कुत्ता, और शीप बना हुआ है हमारी भेड़, पिग बना हुआ है हमारा कितना प्यारा सा पिग है, और गोट बनी हुई है। तो ये सारे एनिमल्स का एज अ डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में हमें ये अर्ली मैन यूज़ होता था। तो आइए इसका हम यूज़ देखते हैं, किस किस चीज़ों में इनका यूज़ होता था। स्टूडेंट, आपके सामने आंसर है, पेश है, टेबल बनी हुई है, ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला एनिमल की अगर हम बात करें, शीप। शीप से हमें वूल मिलती थी, मैं क्लास में बताता था, वूल भी मिलती थी और के साथ में हमें मीट भी मिलता है, मांस की फॉर्म में भी हम उनका यूज़ करते थे। गोट, गोट से भी हमें मिल्क मिलता था बकरी से, और मीट भी मिलता था, मांस। कैटल थे जो हमें मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, जब बफेलो आ रही है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर और भी एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया होगा, जो जिनसे हमें मिल्क प्राप्त होता था। मिल्क होते, चाहे किसी टाइम पे हमारा काऊ का इस्तेमाल कर दिया हो या कैमल हो, इन सभी से हमें मिल्क मिलता है। तो ये सारे कैटल्स भी उसमें आ सकते हैं और उनसे हमें मिल्क मिलता था। उनके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, वो ऐसे प्रोडक्ट जो मिल्क से बनते हैं। अगर हम बात करें दही, कर्ड और मठा, अगर हम इनकी बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स उन्हें प्राप्त होते थे, ये मिल्क प्रोडक्ट ही हैं, इन्हीं कैटल से उन्हें प्राप्त होते थे। डॉग, डॉग का इस्तेमाल जो किया जाता था लुक आफ्टर फील्ड्स, यानी कि खेतों की देखभाल करने के लिए। ऐसे जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाने, जो प्लांट्स अर्ली मैन ने ग्रो कर रखे हैं, आदि मानवों ने, उनकी देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए डॉग का इस्तेमाल किया करता था। क्योंकि अगर वो एक बार भौंकना स्टार्ट कर देता था, बार्किंग स्टार्ट कर देता था, तो लोगों को एज अ साइन का काम करता था। लोगों को पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे खेत में, तो उसी की आवाज़ सुनकर ही लोग जाते थे। तो लोग जो था वो एक तरीके से देख रेख करता था उनके खेतों की, फील्ड्स की। नेक्स्ट इसमें बफेलो जो दे रखा है एनिमल, बफेलो हमें पता ही है मिल्क देती है, तो मिल्क में यूज़ होता था बफेलो का। ऑक्स यानी कि बैल, ऑक्स का जो इसमें बोल रखा है प्लगिंग द फील्ड्स एंड पुलिंग द कार्ट्स, यानी कि जो बैल का जो काम है वो खेतों में काम करने के लिए होता था, जुताई के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है, खेत को जोतने के लिए। और पुलिंग द कार्ट्स यानी कि जो बैलगाड़ी, क्योंकि पहले जो इंसान जो था वो गाड़ी, जब बैलगाड़ी आ गई तो वो गाड़ियों को यूज़ होता था उसमें बैल, उस गाड़ी में लोगों को वन प्लेस टू अदर प्लेस पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ होता था और उस गाड़ी में बैल का यूज़ होता था। और फील्ड्स में जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आपको इससे दिखाई दे रहा है कि ये खेत को जोतने का काम कर रहे हैं बैल। तो पहले फार्मिंग में यूज़ किया जाता था बैलों का जुताई करने के लिए,
इस पिक्चर से भी हमें यही बात सेम बात बताई जा रही है कि बैलों का यूज़ जो है वो प्लगिंग के लिए किया जाता था। लोग प्लग का इस्तेमाल करते थे खेत को जुताई करने के लिए। हल उनके पीछे लगा दिया जाता था और वो उसको खींचा करते थे। तो खेतों में काम करने के लिए हमारा ऑक्स का इस्तेमाल होता था। आइए नेक्स्ट एनिमल हम समझते हैं। पिग का कहाँ इस्तेमाल होता है। पिग से स्टूडेंट्स हमें एक ही चीज़ मिलती है जो कि मीट। पिग को मीट की फॉर्म में यूज़ किया जाता था, पहले लोग करते थे। स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर बुक की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्लास में हम एक्स्ट्रा वर्क पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे बुक से हटकर। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें। और प्रभात शर्मा क्लासेस से अपडेट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए अपडेटेड रहें। आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि आज के टाइम पर कोरोना है तो उससे बच कर रहें। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सभी घर पर रहें, बच के रहें कोरोना से। ओके, थैंक यू क्लास।